पिछली बार मैंने कहा था कि इस महामारी का पीक ये 15 तारीख के आसपास ऐसा बताया जा रहा आएगा और उसके बाद ये डाउन ट्रेंड इसका शुरू होगा। ये बात ठीक है कि 3 दिन से प्रदेश में एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं। 1,16,000 के पीक पर जाने के बाद आज 1,07,000 एक्टिव केसेस प्रदेश में हैं और मैं आशा करता हूं कि लगातार नीचे की तरफ ही जाएगा। व्यवस्थाएं हमारी, चाहे हॉस्पिटल्स की, बेड्स की, ऑक्सीजन की, दवाइयों की, सब इस समय की आवश्यकता के हिसाब से पर्याप्त हैं। लेकिन आज तो मैं एक पीड़ा जो मेरे मन में बार बार उठती है वो आपसे साझा कर रहा हूं कि जिस भी परिवार का कोई सदस्य कोविड के कारण से चला जाता है वो हम सब के दुख का कारण बनता है और उसमें हर प्रकार के परिवारों की स्थिति होती है। कुछ परिवार ऐसे भी रहते हैं कि उनके जाने का जो कष्ट है उसको झेलने में कई बार सक्षम होते हैं। परिवार की मानव स्थिति अच्छी है, जाने वाले की आयु एक 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष है, तो कम से कम परिवार की जो एक सिस्टम है वो आगे बिगड़ने की गुंजाइश कम होती है। हालांकि जो व्यक्ति गया है उसके प्रति हमारी सहानुभूति है, हमें खेद है, वेदना है, हम उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। लेकिन कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनके बहुत यंग एज के व्यक्ति, खास करके जो परिवार में कमाने वाले लोग हैं, कम आयु के लोग हैं, ऐसे लोग भी चले जाते हैं। इससे पहले हमने एक स्कीम उनके इलाज में सहायता हो जाए, ये तो जो बीपीएल के परिवार थे उनके लिए की थी कि कम से कम 7 दिन के लिए 5,000 रुपये प्रति दिन के हिसाब से उनको एक सहायता ये की गई थी, या जो एडमिशन नहीं लेते उनको एक मुश्त 5,000 रुपये की सहायता देने की बात कही थी। लेकिन आज मेरे मन में ये विचार आया है, जो मैंने अपने साथियों से विचार किया है, कि 18 वर्ष से लेकर और 50 वर्ष तक की आयु ऐसी होती है जब ये व्यक्ति चला जाता है तो उसमें परिवार को एक बड़ी, यानी आगे के लिए संभालने के लिए भी कठिनाई आती है। तो ऐसे परिवारों की सहायता के लिए, और वो भी खास करके जो गरीब परिवार हैं, जो खास करके जैसे हमने एक लिमिट पहले परिवार पहचान पत्र में रखी हुई है कि जो 15,000 रुपये मासिक से भी कम कमाते हैं, तो ऐसे परिवारों की सहायता की जाए। उसके लिए वैसे तो प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष एक योजना लागू की थी और उस योजना का नाम था, है अभी भी चल रही है, मुख्यमंत्री जीवन ज्योति योजना, क्षमा करें, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में प्रावधान ये है कि 330 रुपये वार्षिक उस योजना में प्रीमियम देना होता है और वो प्रीमियम जो बीमा करता है वो स्वयं देता है। हर वर्ष जनधन योजना अकाउंट के माध्यम से जाता है। 50 वर्ष तक की आयु का 2 लाख रुपए का ये बीमा होता है। कुछ लोगों ने पिछले वर्ष इसकी सदस्यता ली है और बीमा कराया है, लेकिन बहुत कम मात्रा में कराया है। तो आज उस योजना को मैं इस रूप में रख रहा हूं कि हरियाणा के जितने भी खास करके बीपीएल के परिवार 1,80,000 रुपये तक की वार्षिक आय, 15,000 रुपये महीने की आय, ऐसे परिवारों के लिए आज एक योजना लेके आए हैं कि वो सब बैंक में जाकर के अपना एक फार्म भरें और फार्म भर करके वहाँ दे दें। पहली किस्त का 330 रुपया उनके जनधन अकाउंट में जमा रहना चाहिए। पहली बार की किस्त अब वो जिस दिन भी बीमा करने वाली कंपनी यानी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, वो जिस दिन भी उसको लागू करेगी 31 मार्च से पहले वो लागू हो जाएगी, वो बैंक से पैसा ले लेंगे। उस पैसे को इस महीने की जो पहली किस्त होगी उसको तुरंत हम रियम्बर्स करेंगे, जाएगा उनके खाते में से, लेकिन उसके खाते में ही हम रियम्बर्स करेंगे और आगे लगातार 50 वर्ष तक की आयु तक वो पैसा सरकार अपने पास से देगी।
ताकि किसी भी कारण से, बीमारी से, कोविड से, दुर्घटना से, किसी भी कारण से व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपए उसको तुरंत मिल जाए। तो ये 2 लाख रुपए का प्रीमियम हर साल का ये सरकार भरेगी, इसकी योजना आज हम घोषित कर रहे हैं। अब ये संख्या अभी अनुमान से ही कह सकते हैं कि 18 वर्ष से 50 वर्ष तक कुल ये संख्या जाकर के 50 लाख से ऊपर बैठेगी जो बीपीएल के परिवार हैं। तो ऐसे सब 50 लाख परिवारों का आज से ये बीमा की राशि सरकार देगी और उनको 2 लाख रुपए की राशि इस किसी भी कारण से मृत्यु होती है तो उनको मिलेगी। अब प्रश्न ये होता है कि जो अभी तक जिन्होंने फार्म नहीं भरे हैं, तो हमने ये विचार किया है कि इस वर्ष की ये जो दूसरी लहर है ये मार्च में शुरू हुई थी, तो 1 मार्च से लेकर और इस समय ये फार्म भरने के दिन चल रहे हैं 31 मई तक ये फार्म भरे जाएंगे। 31 मई तक जो भी व्यक्ति किसी भी कारण से उसने फार्म नहीं भरा होगा, ऐसे सब परिवारों के, ऐसे सब सदस्यों को अगर कोविड के कारण से वो हमारे बीच में नहीं रहे तो उनको 2 लाख रुपया सरकार की ओर से दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये सहायता गरीब परिवारों की 2 लाख रुपए के हिसाब से, ऐसे अभी तक लगभग 800 से 900 के बीच में ऐसी मृत्यु हुई है। भगवान न करे ऐसे आगे किसी की डेथ हो, लेकिन फिर भी 31 मार्च से पहले, 31 मई से पहले या तो वो फार्म भर देंगे, इंश्योर्ड हो जाएंगे, उनको कंपनी की ओर से 2 लाख मिल जाएगा, उसकी राशि सरकार देगी। किसी कारण से 31 मई तक भी वो फार्म नहीं भर पाते हैं तो वो 2 लाख रुपए सरकार अपनी ओर से देगी। इस योजना का 31 मई के बाद जिन्होंने फार्म भरा है उनको पैसा कंपनी की ओर से मिलेगा, लेकिन हम ऐसा प्रबंध करेंगे कि हर व्यक्ति 18 वर्ष से 50 वर्ष तक का ये फार्म अवश्य भर दे, जाकर के बैंक में दे आए। बहुत सरल फार्म है, बैंक में देने से वो 330 रुपया हर साल ये सरकार उसमें से पे करेगी। एक योजना ये हमने बतानी थी, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि हम हर किसी के लिए दवा भी कर सकते हैं, दुआ भी कर सकते हैं, लेकिन दिलासा देना भी आवश्यक है। तो ये बहुत छोटी मात्रा में दिलासा देने की काम हमने किया है। अन्य प्रकार की भी सहायताएं जो पहले हम देते हैं वो हम लगातार जारी रखेंगे, किसी भी परिवार को कष्ट ना आए ये हम देंगे। इससे पहले भी 3 स्कीमें हमने जो घोषणा की है उसको मैं फिर याद करा देता हूँ कि एक तो जो लोग कोविड पेशेंट हैं और एडमिशन उन्होंने नहीं लिया, हरियाणा के बीपीएल के लोग 1,80,000 रुपये तक की राशि कमाने वाले लोग, उनको लमसम 5,000 रुपये मिलेगा। हरियाणा के जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एडमिशन लेते हैं उन सबका 1 लाख रुपया प्रतिदिन, प्रति बेड 7 दिन तक एक पेशेंट के लिए वो सरकार रिइंबर्स करेगी अस्पतालों को। और ये जो बिल उनके हमने राशि तय की है 18,000 रुपया, 8,000 से लेकर 18,000 रुपये तक जो उनको बिल पे करना पड़ता है, उसमें 5,000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मैक्सिमम 7 दिन तक 35,000 रुपया ये उन बीपीएल परिवारों के लिए ये सरकार रिइंबर्स करेगी अस्पतालों को। इसी के साथ दूसरा जुड़ा विषय है वो है प्राइवेट अस्पतालों का। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के अंदर बहुत बड़ा योगदान वो कर रहे हैं, क्योंकि केवल सरकार की व्यवस्था से इतने सब मरीजों का शायद इलाज करना संभव नहीं था। अभी तक जैसे हमारे पास 17,000 बेड्स हैं ऑक्सीजन के, जिसमें आज 13,500 पेशेंट्स दाखिल हैं, और मैं अगर इसमें मोटा हिसाब लगाता हूं तो सरकारी योगदान इसमें 40% है, प्राइवेट अस्पतालों का योगदान इसमें 60% है। तो ऐसा ये योगदान 60% का एक बहुत बड़ा योगदान प्राइवेट अस्पतालों का है। लेकिन वहीं दूसरी बात यह है कि प्राइवेट अस्पताल इस समय, बहुत अस्पताल तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन कुछ एक अस्पताल मजबूरी का लाभ उठाकर और वो अनाप शनाप चार्जेस करते हैं। अब ये अनाप शनाप चार्जेस बहुत लोग ऐसे हैं जो सहन नहीं कर सकते हैं। हमने उसके लिए रेट लिस्ट ये भी घोषित की है, जो मैंने बताया 8,000 से लेकर और 18,000 रुपये तक अलग अलग प्रकार के रेट उनके लिए तय किए हैं। उससे ज़्यादा पैसा अगर कोई अस्पताल लेता पाया गया तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई करने में उनके खिलाफ जो एक प्रकार की क्रिमिनल कार्रवाई है ये, वो तो होगी होगी। आगे के लिए अगर कोई ऐसा पाया जाएगा तो हमें चाहे उसको मना करना पड़े कि आगे अब जितने पेशेंट्स हैं उनको लेना बंद कर दें, और जो पेशेंट्स वहाँ एडमिट हैं उनको हम दूसरे अस्पतालों में ले जाएंगे।
इनको ऑक्सीजन देना भी बंद कर देंगे और अगर आवश्यकता हमको लगी तो उसके खिलाफ डी रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई भी हम कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत सख्त निर्देश दिए गए हैं उनको कि हम जो रेट्स तय हैं उससे ज़्यादा पैसा वो बिल्कुल न लें। इसी प्रकार से हमने एम्बुलेंसेज के भी सब जगह के रेट तय कराए हैं ताकि कोई गरीब आदमी जो इसमें पिसता है वो उसमें पिसे नहीं। इस प्रकार का एक निर्देश उनको दिया गया है, इसका सख्ती से पालन करें, ऐसा एक विचार मैंने पहले भी बताया, आज भी बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का मैंने अभी बैंक से फार्म मंगवाया है। बहुत सिंपल 1 पेज का फार्म है, इसको हम छपवा करके अपने जिलों में डिप्टी कमिश्नर्स के माध्यम से जनता को उपलब्ध कराएंगे और जल्दी ये 2 दिन के अंदर अंदर फार्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। उनको केवल इसको भरना है, भर करके बहुत सामान्य जानकारियां लेकर और बैंक में अपने जनधन अकाउंट के साथ जिस बैंक में है उस बैंक में जाके जमा कराना है। जमा कराते ही वो इंश्योर्ड हो जाएंगे। 2 लाख रुपया अगर कोई कंटीजेंसी होती है, ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है तो उनको 2 लाख रुपया तुरंत बैंक में जमा हो जाएगा। तीसरा एक विषय है ऑक्सीजन की डिलीवरी। ये ऑक्सीजन की डिलीवरी हम जो घर घर में आवश्यकता एक पेशेंट को पड़ती है, डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन के ऊपर इनकी रजिस्ट्रेशन के लिए हमने कहा है कि वो लोग रजिस्टर कराएं अपने आप को। और अभी तक जो जानकारी है www.oxygenhry.in तो इस प्रकार से इस वेबसाइट के ऊपर ये प्रावधान किया गया है। 6000 लोगों ने इस समय तक उसमें अपने आप को रजिस्टर किया है, जिसमें से लगभग 250 लोगों के घरों में ऑक्सीजन कल तक पहुंच गई है। आज 847 लोग ऐसे हैं जिनकी डिलीवरी आज की गई है, तो ऐसा लगभग ये 3700 लोगों को दी जा चुकी है। कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें उन्होंने डॉक्टर की पर्ची अपनी नहीं लगाई है। कुछ लोगों के पास सिलेंडर्स नहीं है, उनको सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए कहा है। हमने हर एक जिले में ये भी कहा है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स इनका एक बैंक बनाएंगे। अभी प्रारंभ में 10 से लेकर के 25 कंसंट्रेटर का बैंक होगा, ताकि किसी के पास सिलेंडर नहीं है तो उनको लोन पर कंसंट्रेटर दिया जाएगा। आवश्यकता जब तक है तब तक रखेंगे, उसके बाद वापस जमा कराएंगे। तो ऐसे ऑक्सीजन का ये बैंक, इसमें जैसे हमारे पास उपलब्ध हो जाएंगे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, उसमें ज़्यादा भी संख्या इन बैंक्स की बढ़ाई जा सकती है। कुछ संस्थाएं भी बैंक्स बना रही हैं, उनको भी मैं चाहता हूं कि और अधिक संख्या में इन बैंक्स को और वो आगे बढ़ा करके लेकर के जाएं। एक संख्या मेरे पास अभी आई है, 18 से 50 वर्ष तक ऐसे कुछ ये 4,51,000 फैमिलीज हैं जिनमें ये 18 से 50 के, इसमें तो संख्या सिर्फ 10 लाख के आसपास आई है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद संख्या ज़्यादा हो सकती है। फिर भी अच्छा बीपीएल के फिर भी 10 लाख है अथवा ज़्यादा है, इन सब को हम जो है फार्म भरने के लिए इस 15 दिन के अंदर व्यवस्था करेंगे ताकि इनके सबके फार्म भरे जा सकें। मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतनी विषय आपके सामने रखना था। अब एक अपील आपके सामने ज़रूर मैं रखना चाहूँगा कि जैसा आज डिप्टी कमिश्नर से मेरी बातचीत हुई है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर थोड़ा इसका प्रभाव दिखने लगा है, बल्कि कहीं कहीं तो ज़्यादा दिखने लगा है। हमने वहाँ हॉटस्पॉट्स इसकी पहचान कराई है, तो जितने हॉटस्पॉट्स हैं लगभग 1000, जहाँ ज़्यादा केसेस आ रहे हैं संख्या में उस पर या जहाँ मृत्यु ज़्यादा हुई है, ऐसे सब स्थानों पर प्राथमिकता में लगभग 1000 ये आज और कल के अंदर सब व्यवस्थाएं वहाँ कंप्लीट हो जाएंगी। 15 तारीख परसों सुबह से जो फील्ड के लोग हैं वो घर घर जाके सर्वे करना शुरू करेंगे और वहाँ जो कैंप्स बनेंगे, आइसोलेशन जो सेंटर्स होंगे, उन सेंटर्स के अंदर अलग से टीम होगी। वो टीम वहाँ बैठ करके ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक उपचार है वो करेंगे। जो उसमें मॉडरेट और सीवियर जो पेशेंट्स मिलेंगे उनको पीएचसी, सीएचसी अथवा हॉस्पिटल्स में वहाँ डाइवर्ट करेंगे। और अगर हमारे सिविल हॉस्पिटल्स में अगर आवश्यकता होने पर वहाँ बेड्स अगर कम रहे तो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर रेफ़र करेंगे। और आयुष्मान भारत का जो हमारे सिस्टम है, स्कीम है, उस स्कीम में उनका वहाँ इलाज होगा। तो ये एक बहुत नीचे तक की तैयारी हमारी हो गई है। सभी डीसीज ने यकीन दिलाया है कि हम कल सायंकाल तक इस व्यवस्था को करके परसों सुबह से हम काम करेंगे। तो इसमें मेरा सबसे कहना ये है कि ये काम केवल सरकारी व्यवस्था से नहीं,
तो इसमें बाकी लोग भी जो जो इसमें सहयोग कर सकते हैं, व्यवस्थाओं में बहुत सहयोग करने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो सेंटर बनेंगे आइसोलेशन के, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ बेड्स हैं, वहाँ बिस्तर है, चदरें हैं, वहाँ भोजन की व्यवस्था है, वहाँ पानी की व्यवस्था है, जो भी व्यवस्थाएं वहाँ, और कहीं ना कहीं जो शौचालय टेम्परेरी बनाने पड़ेंगे वो डिपार्टमेंट्स उसमें लग गए हैं, वो सब बना रहे हैं। तो ऐसी ये बड़ी यानी 8000 आइसोलेशन सेंटर बनाने तक ये हमारे योजना में है। अगर ये आगे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी तो हम बढ़ाएंगे। कल 1000 शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार की सारी व्यवस्था की गई है। इसमें गांव के जो लोग हैं, चुने हुए पूर्व प्रतिनिधि, जो मानो आप तो पंचायतें नहीं रही वहाँ, तो पूर्व प्रतिनिधि जितने गांव के हैं जनप्रतिनिधि, उनको भी सबको हमने इसमें सहयोग में लिया है। गांव के नंबरदार हैं वो भी सहयोग करेंगे, सरकारी कर्मचारी सब टीमें बनाएंगे, और इस प्रकार से ये सब सिस्टम उन्होंने बनाए हैं। आज 300 डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के लोग ईएसआई में, जो वहाँ काम बहुत अधिक नहीं है, तो उनको हेल्थ डिपार्टमेंट को दिया गया है, उनको एक प्रकार से रेफर किया गया, उनसे हेल्थ डिपार्टमेंट काम लेगा, ताकि हम पीएचसी और सीएचसी पर जाकर के उन सब व्यवस्थाओं को दे सकें। ये सब व्यवस्थाएं हमने की हैं। तो आपसे भी मैं अपील करता हूं कि एक पॉजिटिव वातावरण बना करके, और हम हर किसी को इलाज मिले, गरीब की सहायता हो, ये सब करने के लिए हम तैयार हैं। पिछली बार जैसे हमने किया था, इस बार भी वैसा ही विषय। फिर हमने कहा था कि जिन लोगों ने कोई प्रश्न अपने करने होंगे वो इस पीसी से पहले भी भेज सकते हैं और पीसी के दौरान भी भेज सकते हैं। तो मेरे पास लगभग 15-16 प्रश्न पहले आए हैं, ये और भी आ गए हैं अभी इसी समय। तो जो पहले आए हुए हैं मैं उनको पहले एक बार आपके सामने रख देता हूं। बहुत लोगों ने प्रश्न किए हैं इसमें। एक बात मुख्य रूप से कि बहुत से बंधुओं ने जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है उसके संबंध में ज़्यादा प्रश्न आए हैं। जैसे अगर उसमें नाम लेकर के मैं बताता हूं, तो राजकुमार जी चौधरी हैं हमारे नेटवर्क 10 पर। इसी प्रकार से दूसरा वैक्सीन का प्रश्न है पंजाब केसरी नारनौल से श्री रामचंद्र सैनी। ऐसे ही संजय जी पीटीआई, योगेंद्र शर्मा स्टेट ब्यूरो चीफ दैनिक हरिभूमि, फिर हमारे दिनेश भारद्वाज दैनिक ट्रिब्यून चंडीगढ़, कुमार रमेश वी न्यूज़ चंडीगढ़। तो ऐसे 5-6 प्रश्न वैक्सीन के हैं। उस संबंध में मैं एक जो जानकारी है वैक्सीन की वो सबको बता देता हूँ, उसी में सबके उत्तर आ जाएंगे। पहली बात तो ये है कि अलग अलग फेजेज में अलग अलग वैक्सीन का प्रोग्राम शुरू किया गया। पहले 60 वर्ष से ऊपर के, फिर 45 से 60 जो क्या बोलते हैं कोमोर्बिडिटीज़, उनका शुरू किया गया। फिर 45 से 60 नॉन कोमोर्बिडिटीज़ का शुरू किया गया। फिर 18 से लेकर के 45 तक इनको शुरू किया गया। अलग अलग फेज पर ये शुरू हुआ है। गवर्नमेंट का सिस्टम अलग, प्राइवेट का सिस्टम अलग। इसमें भी चूँकि प्राइवेट के लोग पैसा खर्च करके लेकर के आते थे, वो खर्च करके ही लगाते थे। तो फर्स्ट डोज का अपने अपने हिसाब से सबने चलाया है। अब जब से 18 से 45 शुरू हुआ है, तब से वैक्सीन की इंजेक्शन की जितनी क्वांटिटी हमको मिलनी चाहिए थी, हमने 50 लाख कोवैक्सीन का जो पहले ऑर्डर दिया था उसमें से मात्र भी 6 लाख हमको मिली हैं। 3-3 लाख करके अलग अलग बैचेज में ये आ रही है। तो उसके अंदर 2 कंपनियों का, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये 2 कंपनियों के वैक्सीन के टीके हमको मिल रहे हैं। जितने मिल रहे हैं उनको हम लगा रहे हैं। अब प्राथमिकता जो केंद्र सरकार की ओर से भी सूचना मिली है कि प्राथमिकता जिनको सेकेंड डोज लगनी है उनको दी जाएगी, क्योंकि फर्स्ट डोज के बाद सेकेंड डोज टाइम पीरियड के साथ लगाना जरूरी है। उसमें चाहे वो सरकारी में लगी हो अथवा प्राइवेट में फर्स्ट डोज लगी है, तो उनको सबको प्राथमिकता के आधार पर लगाया जाएगा। और बाकी सबका अब रजिस्ट्रेशन के आधार पर ये सारा काम होता है। 15 से 45 तक, 18 से 45 तो पहले रजिस्ट्रेशन होती है। रजिस्ट्रेशन के बाद अपॉइंटमेंट ली जाती है। अब संयोग से रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट में जो लोग आईटी से भी हैं, शहरों के लोग हैं, वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। कारण क्या कि उसके अंदर कहीं रोक नहीं है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा करके अपना कोवैक्सीन का टीका लगवा सकता है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कोई रास्ता निकाला जाए कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी जहां कोवैक्सीन के अभी इंजेक्शन नहीं पहुंचे हैं,
वहाँ पहुँचा करके पैरेलली बराबर उनको भी शुरू हो। हाँ, इसके अंदर 20% हमने रिजर्वेशन किया है जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइनर्स, सरकारी कर्मचारी खास करके, जिसमें पावर डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट तो पहले लग गया है, हेल्थ डिपार्टमेंट और अर्बन लोकल बॉडीज़ और पुलिस, इनके लोगों को पहले लगाया जा चुका है। लेकिन अभी तो पावर डिपार्टमेंट, रोडवेज, पब्लिक हेल्थ, ऐसे जो फील्ड के लोग हैं जिनको फील्ड में क्योंकि काम कर रहे हैं, इसलिए इनको लगाना, इसमें पत्रकार बंधु भी हैं, उनको भी हमने रखा है। तो ऐसे सब लोगों को प्राथमिकता पर पहले लगाया जाए। इनके जो वर्क प्लेस हैं उन स्थानों पर लगेगा, तो 20% इनके लिए रिजर्वेशन रखा है। जब ये सब एम्प्लॉइज़ का और सब ये फ्रंट लाइन वर्कर्स 20% में पूरे होंगे, उसके बाद ये भी जनता के लिए खोल दिया जाएगा। तो ऐसी उपलब्धता के कारण से ये सब विषय थोड़ा सा कठिनाई में आ रहे हैं। हम इसको जैसे जैसे उपलब्ध हो, जो ब्रांड हैं अभी 2 ही हैं, तीसरा भारत सरकार ने स्पुतनिक का जो कोवैक्सीन का इंजेक्शन है उसको हरी झंडी दे दी है। अब हम प्रयत्न करेंगे कि उस कंपनी के भी हमको मिल सकें ताकि और लगाया जा सकें। एक विषय आया ग्लोबल टेंडर का। ग्लोबल टेंडर हमने भी उसकी तैयारी कर दी है। एक आध दिन में ग्लोबल टेंडर हम फ्लोट कर देंगे, और ग्लोबल टेंडर में जब तक वो मैच्योर होगा, हो सकता है उसमें 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, तो 10-15 दिन तक और कंपनियां, 8-10 कंपनियां ऐसी हैं जो वर्ल्ड वाइड जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है कि उनको भी अनुमति मिले। कुछ देशों में अलग अलग कंपनियां वो रजिस्टर्ड हो गई हैं, उनको रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। हो सकता है 8 दिन तक, 10 दिन तक हमारे यहाँ भी कुछ और कंपनीज रजिस्टर हो जाएं, उनका वैक्सीन इंजेक्शन भी हमारे यहाँ उपलब्ध हो पाएगा। ऐसी सब कंपनियों के जो रेट्स आएंगे उसके हिसाब से कौन सी उचित रहेगी, वो हम 8 या 10 दिन के बाद जैसे ही इसका रिजल्ट निकलेगा हम कोवैक्सीन को उपलब्ध कराएंगे। इसमें पैसे का कोई विषय नहीं है, जितना भी पैसा खर्च आएगा हरियाणा सरकार करेगी। और हरियाणा सरकार जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या व्यवस्थाएं जितनी हैं उनमें सब में फ्री लगाएंगे, हर किसी को फ्री होगा, चाहे कितना ही पैसा हमको इसके लिए लगाना पड़ता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, महावीर जैन है कि जिन लोगों की डेथ हो रही है उनमें ज़्यादातर ऐसे भी हैं जिनको पहले से बीमारियां हैं या वो डर के मारे से हो सकता है उनकी डेथ होती हो, उनका इलाज न मिलने की वजह से मर रहे हो, सरकार क्या कर रही है? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि हमने व्यवस्थाएं अपनी पूरी की हैं। आज इस समय कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको वो एडमिशन लेना चाहता है किसी हॉस्पिटल में तो उसको बेड ना मिले। 4 दिन पहले स्थिति दूसरी थी, लेकिन आज हमारे पास कोई इस समय का फ़ोन नहीं आता है कि जिनको बेड नहीं मिलता और उसका कारण से उसका इलाज ना हो रहा हो, वो सब बेड उनको मिलते हैं। हाँ, लेकिन जो अभी भी होम आइसोलेशन में रह करके अपना इलाज करवा सकते हैं उनको गाइड किया जाता है कि एकांत में रह करके, क्योंकि बहुत से लोगों को इस प्रकार की स्थिति मानो नहीं होती है जो वो उनको ज़रूरी अस्पताल में ही एडमिशन लेना पड़ता हो। वो लोग घर में रह करके भी सामान्य बीमारी की जैसे इलाज होता है वैसा अगर इलाज कराते हैं तो 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद, अब तो ये भी एक सूचना मिली है कि जिस दिन पॉजिटिव निकलता है और ठीक से अगर उनके सिम्टम्स ज़्यादा नहीं हैं, एसिम्प्टोमेटिक अगर केसेस हैं, तो 12 दिन का जो एक प्रॉपर इलाज है उसके बाद उनको दोबारा से टेस्ट कराने की भी आवश्यकता नहीं है। ये माना जाता है कि 12 दिन के बाद वो नेगेटिव हो गए हैं और वो घर जा सकते हैं, अपना सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये एक सूचना भी लेटेस्ट मिली है, इसलिए कोई ऐसा नहीं है। हाँ, जिनकी बीमारियां पहले से हैं उनका इलाज, वो अगर कोविड है तो तुरंत एडमिशन मिलता है, और अगर बाकी दूसरी बीमारियों में लगता है कि गंभीर बीमारी है उनको एडमिशन दिलाया जाता है, और जिसकी गंभीर बीमारी नहीं है, जो ऐसी प्रोलॉन्ग्ड बीमारियां हैं, बहुत सी पुरानी बीमारियां जिसका कुछ दिन बाद भी इलाज शुरू हो सकता है, तो उनको अभी टाला गया है। RT-PCR की रिपोर्ट्स, ये ठीक है कि बीच में रिपोर्ट में 4 दिन 5 दिन लगने लग गए थे, लेकिन अब चूँकि उस पर टेस्टिंग हमने रैपिड जो टेस्टिंग है तो रैपिड टेस्टिंग हमने बढ़ा दी है। RT-PCR की जो पहले 95% थी वो अब 70% कर दी है। 30% रैपिड जो क्या उसे है, रैपिड एंटीजन टेस्ट, रैट, उसको हमने बढ़ाया है, और उसके कारण से वो थोड़ा वजन लोड उनका कम भी हुआ है। हमने 8 जिलों में, यानी 6 जिलों में और 2 और स्थानों पर, 8 स्थानों पर लैब्स
ये खोलने के लिए प्रक्रिया चालू कर दी है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर 8 नई लैब्स हरियाणा में ये भी खुलेंगी, जिसके कारण से और इसका वजन थोड़ा कम होगा। इसी प्रकार मनीष कुमार, ब्यूरो हेड, खबर फास्ट। शहरों के बाद ग्रामीण क्षेत्र का रुख किया, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती। क्या बड़ी चुनौती है, आपकी सरकार क्या कदम उठा रही है? मैंने इसमें आपको पहले बताया है कि ग्रामीण क्षेत्र में अब हमने CHCs, PHCs, हर एक CHC लेवल पर 5 से लेकर और 20 बेड तक हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स रख करके ऑक्सीजन बेड वहाँ तैयार करेंगे। कई जगह तैयार हो गए हैं, जल्दी तैयार करने में लगे हैं। गांव-गांव में आइसोलेशन सेंटर खोले हैं, टीमें बना दी हैं और 2 दिन में नीचे तक जाकर और इसकी सारी स्क्रीनिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे और उनके माध्यम से ये आगे फैलाव न हो, इसका हम ज़रूर ध्यान करेंगे। साथ ही इन्होंने कहा किसान आंदोलन में टिकरी बॉर्डर पर बंगाल की युवती के साथ बलात्कार की घटना, ये घटना हम सबको मालूम है, मीडिया में खूब आ चुकी है और इसमें FIR हो चुकी है और FIR होने के बाद पुलिस जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, कानून अपना काम करेगा और कानून के काम करने के बाद इन्वेस्टिगेशन में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को इसमें बख्शा नहीं जाएगा। जगदीप शर्मा, दैनिक हिंद जनपथ, ये लिखते हैं कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कीमतें, इसमें मैन्युफैक्चरर से बात करनी चाहिए। ये बात ठीक है कि मैन्युफैक्चरर से बात करनी चाहिए, लेकिन वस्तुस्थिति अभी यह है कि ये सारे कंसंट्रेटर्स ये सब बाहर बनते हैं। अभी अपने यहाँ बहुत कम इसका निर्माण हो रहा है और सब लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। हमने अब वहाँ चूँकि मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनसे बात करना कोई इतना आसान नहीं है, सरल भी नहीं है और आज चूँकि डिमांड इतनी ज़्यादा है, इसलिए हमारी उस कोई बात को मानेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। फिर भी जो फैक्ट्री रेट्स हैं, जो कंट्रोल्ड रेट्स हैं, उन रेट्स पर अगर प्राइवेट लोगों को चाहिए तो उनको उपलब्ध हो सके और सरकार जहाँ जहाँ मंगा करके लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकेगी, अपने हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरीज में जहाँ व्यवस्था कर सकेगी वो कर रही है। इस CSR में कुछ लोग लेकर के आ रहे हैं, तो उसमें 2 निर्णय, एक निर्णय तो केंद्र सरकार ने किया है कि जो ऐसा सामान बाहर से संस्थाएं मंगवाती हैं या बाहर जो हमारे जो हितैषी लोग बैठे हैं, भारतवर्ष के लोग ऐसे हैं, डायस्पोरा के जो लोग हैं, एसोसिएशंस हैं, वो खरीद करके हमारे यहाँ भेजती हैं। तो एक तो IGST जो केंद्र सरकार की ओर से लगाया जाता है वो केंद्र सरकार ने फ्री कर दिया है। ऐसे इंपोर्ट ड्यूटी इसको भी ख़त्म कर दिया है। जो कोविड के साथ जुड़ी हुई ऐसे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, खास करके ऑक्सीजन को उपलब्धता बढ़ाने के नाते से जो किए गए हैं, इन सब के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी और IGST केंद्र सरकार ने समाप्त कर दिया है। आज ही हमने निर्णय किया है कि अगर अपने यहाँ भी अपने देश की कोई बनी हुई चीज़ या कोई चीज़ जो रीसेल में यहाँ हरियाणा सरकार को लेनी पड़ती है, हरियाणा सरकार को जो डोनेट करते हैं और ऑक्सीजन से जुड़े हुए विषय हैं, ऐसे सब इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर GST रीइंबर्स करेंगे हम। उस GST रीइंबर्समेंट में 50% तो हरियाणा स्टेट का ही अपना SGST जिसको कहते हैं शेयर है, वो तो वापस करेंगे ही। साथ में जो भारत सरकार का उसमें हिस्सा होता है 50% CGST, वो भी हम रीइंबर्स करेंगे और भारत सरकार से निवेदन करेंगे कि वो CGST जो हम रीइंबर्स करेंगे वो भारत सरकार को हमको ग्रांट के रूप में मिल जाए। ये भी हम आज उनको पत्र लिखने वाले हैं ताकि ये वजन जो है हमारे ऊपर न पड़े। वैक्सीन के ये प्रश्नों के उत्तर मैंने दे दिए हैं। दिनेश भारद्वाज ने लिखा है कि पानीपत और हिसार में 500 बेड के हॉस्पिटल की बात कई दिनों से हो रही है। ये ठीक बात है। 16 तारीख को पानीपत का 300 बेड का हॉस्पिटल चालू हो जाएगा और इसी प्रकार हिसार में भी इसके 2 हिस्से हैं। एक स्कूल की बिल्डिंग में वो लगभग तैयार है, वो 1 आध दिन में शुरू होगा। उसके बाद जो टेंट लगा करके और जो टेम्परेरी बनाया जाता है वो भी 16 या 17 में जाके शुरू होगा। उन स्थानों पर सीधी भर्ती एडमिशन नहीं होंगे, बल्कि जो आसपास के ज़िले हैं उन सबको उसका जोड़ दिया गया है कि वहाँ से रेफ़र करके और पेशेंट्स वहाँ भेजे जाएंगे और रेफरल जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या आसपास के ज़िलों में कितनी संख्या है उसके हिसाब से वहाँ उनको शिफ्ट किया जाएगा। वैक्सीन के संबंध में मैंने एक पहले बता ही दिया सब कि 47 लाख लोगों को अभी तक वैक्सीन के इंजेक्शन हरियाणा में लग चुके हैं।
अभिषेक तक्षक, पीटीसी न्यूज़, इनका भी मैंने पहले जवाब दिया ही है। इन्होंने लिखा है कि कोरोना का इलाज कर रहे लोगों से जान बचाने के लिए खूब राशि प्राइवेट निजी अस्पतालों द्वारा ली जा रही है। गरीब और लाचार के साथ साथ आम आदमी के लिए निजी अस्पताल में इलाज कराना मुश्किल है। तो मैंने बताया कि जैसे ही हमें शिकायतें मिली हैं कि वो रेट्स मनमर्जी के लेते हैं, तो हमने उनको सख्त हिदायत दी है कि जो रेट हमने तय किए हैं वही रेट्स लेंगे, इससे ज़्यादा कोई लेगा तो हम उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। विपिन परमार, इंडिया न्यूज़, हरियाणा ने संक्रमण को रोकने के लिए जो मैकेनिज्म तैयार किया वो काम कर रहा है, पर अब चिंता गांव में बढ़ रहे संक्रमण की है। इसको लेकर सरकार किस तरह आगे बढ़ रही है? मैंने इस विषय में बता दिया है कि गांव की व्यवस्था हम ठीक से कर रहे हैं। कोरोना मैसेज को कंट्रोल करने में हरियाणा काफ़ी हद तक सफल होता दिख रहा है, लेकिन एक और चुनौती ब्लैक फंगस की सामने आ गई है। इसको लेकर के किस रणनीति के साथ आगे बढ़ा जा रहा है? अब ये 2 दिन से ही बहुत ज़्यादा चुनौती इसकी हमको ध्यान में आ रही है। जो ब्लैक फंगस की है, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, इन लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया है कि इसी के साथ साथ, कोविड के साथ साथ ब्लैक फंगस के जो केसेस हैं उसमें कौन सी उचित दवाई रहेगी, क्या उचित इलाज होगा, क्योंकि ये भी एक प्रकार का एक नया रोग ये सामने आया है। तो इस प्रकार से इस पर काम करना शुरू कर दिया है और मैं समझता हूँ इसके ऊपर हमारे जो मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इसके ऊपर काबू पा लेंगे। कोरोना मरीजों की ये लिखते हैं के संधू, संपादक हरियाणा, भारत देश हमारा समाचार पत्र। कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, बड़े स्तर पर डॉक्टरों की भी जरूरत है। तो ऐसे में क्या आने वाले दिनों में सरकार मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीटें बढ़ा सकती है? मित्रों, वैसे तो हमने घोषणा कर रखी है कि हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज, और उसमें 2-3 ही जिले बाकी बचे हैं। सब में बाकी मेडिकल कॉलेजेस या तो प्राइवेट या तो सरकारी ये बन चुके हैं। अभी भी हम उनके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन जितनी सीटें हमने पिछले 5 साल में बढ़ाई हैं, आपको जानकारी होगी कि 2014 में 750 सीटें 2014 में थी, जो आज बढ़कर के 1800 सीटें हो चुकी हैं। 1000 सीटों से ज़्यादा सीटें हमने 5 साल में बढ़ाई हैं। जैसे जैसे आगे नए मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार होंगे उनमें भी सीटें बढ़ेंगी, और जहाँ कहीं अभी भी स्कोप बढ़ाने का है निश्चित रूप से बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी भी हमको लगता है कि ये सीटें कम से कम 2500 MBBS की हरियाणा में हों। ऐसा हमारा जब तक 2500 नहीं पहुँचते तब तक लगातार हमारा प्रयत्न चलता रहेगा। 2500 सीटें होने का मतलब है कि हर वर्ष 2500 डॉक्टर अगर बढ़ते हैं तो अपने हरियाणा के फ्लीट में उसमें से बहुत डॉक्टर ऐसे हैं जो विदेश में पढ़ाई के लिए चले जाएंगे, कहीं प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे। हरियाणा के फ्लीट में ये संख्या 20,000 डॉक्टर की कैसे बने, इस ओर हम चिंतित हैं और इस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। अनिल कुमार, ETV, सरकार ने घर घर जाकर सिलेंडर पहुंचाने का सराहनीय कदम उठाया है। लोगों को सिलेंडर आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे में सिलेंडर कई गुना दामों पर उपलब्ध हो पा रहे हैं। डिपार्टमेंट को इसके लिए नियुक्त किया है जो सिलेंडर के कालाबाजारी रोककर आसानी से लोगों को सिलेंडर उपलब्ध हो सके। मित्रों, ये 3 दिन पहले तक तो ठीक था, हमारे पास शिकायतें जो आ रही थी, जब तक हमने घर घर सिलेंडर देने की बात नहीं कर पाए थे। अब घर घर सिलेंडर देने की बात हमने कर ली है। 350 ऐसी सामाजिक संस्थाएं, उन्होंने भी अपने आप को रजिस्टर किया है कि जिसको सिलेंडर की आवश्यकता होगी, इवन सिंगल सिलेंडर भी आवश्यकता होगी, तो भी हमने हर जगह पर फिलिंग सेंटर्स में एक फिलिंग सेंटर इसी काम के लिए लगा दिया है कि जितने सिंगल सिलेंडर्स हैं वहाँ उनकी फिलिंग करा के और घर घर पहुँचाए जाएंगे। आज तो पुलिस विभाग को भी हमने कहा है कि देर सवेर मानो कोई व्यक्ति, कोई संस्था उस समय उपलब्ध नहीं है, इवन रेड क्रॉस भी उपलब्ध नहीं है, तो जो हमारी पुलिस की PCR है उनको फ़ोन करें और पुलिस की PCR सिलेंडर लेकर के उसके घर में जाए और जा करके सिलेंडर को उपलब्ध करा के आएगी, दे के आएगी। अब इसमें कठिनाई यही है कि लोग जिनको ज़रूरत है वो रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी जा करके कहीं लाइन में लगेगा, शायद उसको मना कर दिया जाएगा। कारण क्या है, हमें रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्टर की एक रिकमेंडेशन भी चाहिए, और पहले उसने सिलेंडर कब लिया है, अब दोबारा कब ले रहा है, ये भी चाहिए। अन्यथा कोई भी खाली सिलेंडर ले जा करके वहाँ खड़ा होगा, उसको ज़रूरत है कि नहीं है, इसका जब तक पता नहीं लगता तब तक बड़ा मुश्किल होगा कि ऐसे सिलेंडर बांटे जाए। जैसे आप ही कहते हैं कि 200 रुपये गैस का सिलेंडर 5-5 हज़ार रुपया में बिक्री ये बाज़ार में होती है, तो किसी दूसरे कारण से भी ये समस्या न बढ़ जाए, इसको भी हम ज़रूर ध्यान रखे हुए हैं। अब कहीं कोई कठिनाई नहीं है,
फिर भी अगर किसी को जितने विषय मैंने बताए हैं, यदि इसमें किसी को ध्यान में आता है कि ये कठिनाई आती है, तो मेरा अपना जो सारा विषय है इसको ध्यान करने के लिए हमेशा 24 घंटे मेरा जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर किसी प्रकार की आप शिकायत भेजेंगे तो तुरंत मेरे जो स्टाफ के लोग हैं सीएमओ में, वो सब उसका ध्यान करते हैं। हर एक की समस्या विद इन शॉर्टेस्ट टाइम ये हल कराई जाएगी। तो बेझिझक हम लोगों को कह सकते हैं कि सीएम के जो ट्विटर हैंडल के ऊपर वो समस्या जो डालेंगे उसका तुरंत उसमें निदान किया जाएगा। सुशील भार्गव दैनिक भास्कर लिखते हैं कि प्रदेश में फिलहाल कितने उद्योग चल रहे हैं, क्या कोरोना का पीक आ चुका है? मित्रों, इस बार उद्योगों को हमने थोड़ी छूट दी थी कि 1/3 एक अटेंडेंस के साथ अपने सभी उद्योग चला सकते हैं। औद्योगिक जो क्षेत्र है उस औद्योगिक क्षेत्र में सभी उद्योग चलते रहेंगे, उनको किसी को बंद नहीं किया जाएगा। कुछ असेंशियल आइटम्स जितनी भी हैं उनके उद्योगों को भी हमने छूट दिया कि वो चला करके रखेंगे। केवल जो रेजिडेंशियल एरिया में अनऑथराइज तरीके से उद्योग हैं, अगर थोड़ा सख्ती की गई है तो वहीं की गई है, वरना अगर वहाँ सख्ती नहीं करते तो कोरोना के फैलने का डर रहता है। इसलिए इस बार ऐसी कोई बड़ी स्थिति नहीं बनी है कि जिसमें कोई उद्योगों को परेशानी हमने आने दी हो। एक्सपोर्ट की जितनी भी आइटम्स हैं उनके जो चलने वाले उद्योग हैं वो भी खुले रूप से चल रहे हैं। एक बहुत बड़ी लंबी सूची है जिसको हमने एग्जाम्पशन दी है और उस एग्जाम्पशन के कारण से इस बार ये समस्या भी नहीं आई है। और अगर कहीं 5-10% लोगों को कोई समस्या आई है तो हमारा उनको निवेदन है कि वो अपने एम्प्लॉइज़ का ध्यान रखें। और क्योंकि पिछली बार तो ये लंबा एक विषय चला था, पीक आने में भी 6 महीने के बाद पीक आया था, यानी मार्च में पीक ये कोरोना शुरू हुआ था 2020 में और पीक जाकर के आया था अक्टूबर में। इस बार चूँकि मार्च में शुरू होकर के और मई में ही पीक आ गया इसका, इसलिए 1-1.5 महीने में अभी लोगों ने अपने आप को संभाल के रखा हुआ। आगे भी मेरा निवेदन है कि ऐसे सब इंडस्ट्री के लोग अपनी जितनी भी लेबर है, जितने अपने एम्प्लॉइज़ हैं, उनको सबको अपने पास संभाल के रखें, उनकी कुशल क्षेम की चिंता करें, उनको सैलरी भी दें। और किसी प्रकार की कोई और कठिनाई आगे बढ़ती है तो जैसे पिछली बार सरकार ने योजनाएं बनाई थी इंडस्ट्री के लिए, उसी प्रकार की योजनाएं और भी हम बना सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अब अगर स्थिति ठीक होती है तो इस 1-1.5 महीने का जो थोड़ा सा दबाव बना है, इस दबाव को हमारे जितने भी कमर्शियल हाउसेज हैं वो इसको दबाव को सहन कर लेंगे और थोड़ा इसमें सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से इसको वो सहन करेंगे तो उसमें सहयोग होगा और मिल करके हमको लड़ाई लड़नी है। अब एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार इसका ध्यान वैसे में रख रहे हैं, लेकिन जहाँ पीड़ा होती है उसको कहीं ना कहीं संभालने वाला समाज का कोई ना कोई व्यक्ति आगे आए तो सब लोग संभल जाएंगे। सामाजिक संस्थाओं ने भी पिछली बार की तरह इस बार भी काम करना शुरू किया है। कल ही मुझे ऑफर आई है कि एक बड़ी संस्था जिन्होंने कहा कि पानीपत में जो पेशेंट्स होंगे या बाकी डॉक्टर्स होंगे उनके सब की भोजन की व्यवस्था और जो व्यवस्था जहाँ आवश्यक हो वो सब संस्था पूरे की पूरी करेगी। ऐसे हिसार के लिए भी एक बड़ी संस्था हमारे साथ लगी है, वो भी कर रहे हैं। कुछ संस्थाओं ने अपने भवन दिए हैं ताकि हमारे भवन में जो स्टेप डाउन पेशेंट्स हैं उनके लिए कोविड केयर सेंटर्स ये बनाए जा सकते हैं ताकि कोई भी कठिनाई किसी को ना आए। फिर भी आप लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि हम लगातार उस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप जो हमें नंबर हमने आपको सर्कुलेट किए हुए हैं उन नंबरों पर जो भी सुझाव भेजेंगे, जो कठिनाइयाँ आप बताएंगे, उन सब का हल निकालने के लिए सरकार हमेशा 24 घंटे, हमारा हर कर्मचारी, हर अधिकारी, हमारे हर मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक, सांसद सब फील्ड में उतरे हुए हैं। हमारी पार्टियों के, दोनों पार्टियों के लोग, और दोनों ही पार्टियां नहीं बल्कि मैं विपक्ष के लोगों का भी कहीं तो सराहना मुझे ये करनी है कि उनके लोग फील्ड में काम कर रहे हैं। ये ठीक है कि नेताओं की लड़ाई वो इस समय राजनीतिक जिसको कहना चाहिए बयानबाजी और एक दूसरे का विरोध करना और राजनीतिक लाभ उठाने, ये सब लगे हैं। कम से कम मैं उन सब से अपील करता हूँ कि आज हमें इस समय इस खास करके कोविड के ऊपर कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। कोविड के संबंध में तो एक सकारात्मक सुझाव ये अगर देंगे तो निश्चित रूप से काम आएंगे। हाँ, यदि हम मीडिया के माध्यम से या किसी भी और तरीके से राजनीतिक स्टेटमेंट के लिए देंगे
तो उसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव भी नहीं होता। लोग आज समझ रहे हैं, लोगों को पता है कि किस स्टेटमेंट का क्या अर्थ होता है। मैंने तो जो लोग यानी किसान नेता जो इस आंदोलन को लेकर के इतना बड़ा एक सरकार के साथ विरोध का एक वातावरण बनाए हुए थे, उनसे मैंने पिछले 1 महीना पहले अपील की थी कि कम से कम इस आंदोलन के माध्यम से ये जो बीमारी आगे घातक बीमारी है इसका फैलाव ना हो। एक बार ये धरने समाप्त करने चाहिए। कोरोना समाप्ति के बाद फिर उनको धरने लगाने होंगे तो कोई नहीं रोकने वाला है। लेकिन वही चीज़ आज हमको सामने आई है कि उन धरनों के कारण से ये जो फैलाव हुआ है बहुत जगह पर, बहुत गांव में तो हॉटस्पॉट बने इसी कारण से कि वहाँ के लोग लगातार धरनों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसके कारण से ये कठिनाई आई है। तो इसमें अभी भी ये सब नेता उस विषय को समझें। जो ये बार बार रट लगाते हैं कि हम इंजेक्शन तो लगवा लेंगे लेकिन हम टेस्ट नहीं करवाएंगे तो पता ही नहीं लगता कौन व्यक्ति कोरोना से प्रभावित हो चुका है, कौन नहीं हो चुका है। तो टेस्टिंग भी कराने के लिए और वो लोग आगे आएँ। और वास्तव में कोरोना से अगर कोई प्रभावित व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो उसका इलाज होना चाहिए। अपनी व्यवस्थाओं यानी खास करके हेल्थ व्यवस्था, मेडिकल एजुकेशन की व्यवस्थाएं, इस पर भरोसा रखें, किसी प्रकार की शंका न करें। राजनीतिक तौर पर शंकाएं एक दूसरे पर हो सकती हैं, लेकिन हमने मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज जैसे पवित्र कार्य पर भी अगर अपनी शंकाएं करनी शुरू कर दी तो ये एक बहुत ही मैं कहता हूँ छोटी सोच होगी। तो इस सोच से ऊपर उठ करके हम अभी सभी किसान बंधु जो धरनों पर बैठे हैं वो अपने टेस्ट जरूर कराएं, ये मेरी ओर से अपील है। और तो कोई प्रश्न नहीं है ना? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।